गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार हम लोग फिर से सी सैट की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है और नंबर सिस्टम ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। आज की क्लास में हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा था, इफ़ यू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 100, इफ़ यू राइट फ्रॉम 1 to 100, अगर हम 1 to 100 को लिखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स 1 विल बी कम्स। तो आपने देखा होगा कि अगर हम 1 को देखें तो 1 जो है 21 टाइम्स आएगा, 21 टाइम्स। इफ़ यू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 2 3 4 till 100, then we find 1 comes 21 times. And the similar way, if we write asking about the 2 3 4 5 6 7 8 and 9, all the numbers come 20 times, 20 times. And in the case of the 0, if we have discussed about the 0, so how many times 0 will become? 11 times. 11 times. 0 becomes 11 times. 0 will become 11 times. When we go from 1 to 1000, 1 to 1000, then 1 come how many times? 1 to 1000. If you write number from 1 to 1000, huh? We know that for each 100 place, 1 to 100, each digit will become 20 times, every 20 times. In this 10 times 1st place and 10 times 10th place. But when we go from 1 to 1000, and that times 1, in the case of the 1, 101 times 1st place come, 100 times, ठीक है, 100 times 1st place come, 100 times 10th place come, 100 times 100 place comes, and 1 time 1000 place come. So the total 301 times 1 comes. Okay, if you write 1 to 1000, in these cases 1 will becomes 301 times, and 2 3 4 5 6 7 8 and 9, they will becomes 300 times, and 0 will becomes 192 times. 0 will become 192 times. ठीक, one question is here. If we write number from 1 to 100, then find the sum of all digit used to write the number. All of you note the question. लिखिए, write the number from 1 to 100. Write the number from 1 to 100, then find the sum of all digit, then find the sum of all digit, then find the sum of all digit. ठीक है, अब आप करके दिखाइए इसको। आप में से जो भी बच्चे का आंसर आता है बता दीजिए।
Write the number from 1 to 100 and then sum of all digit. ये क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर आता है मुझे तुरंत बताइएगा। ठीक है, वो तो 1 + 2 + 100 तक का सम है, वो सम ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें क्या करा है कि सभी नंबरों के डिजिट का सम करना है। जैसे 11 है तो 1 + 1, 31 है तो 3 + 1, ऐसे सभी नंबर का सम करना है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखो, इफ़ यू हैव सम फ्रॉम 1 + 2 + 3 + 10 + 11 + 99 + 100 then 50/50 is the right answer. Use the formula n × n + 1 divided by 2. This is the sum of natural number. This is the formula. If you have sum from 1 to n number, the formula work n × n + 1 by 2. But this is the different question. Question say write 1 to 100 then sum all digit. All digit means if you write now 51 तो 5 + 1, 52 मतलब 5 + 2, sum of all digit. ये क्वेश्चन डिफरेंट है, सब नंबर का सम नहीं पूछा है, सब नंबर में जो डिजिट यूज हुआ है उसका सम पूछा है। बताओ, क्वेश्चन ये था, बताइए इनको क्वेश्चन क्या। अच्छा देखो, एक बार आओ फिर से वापस। अगर हम 1 से 100 तक रखेंगे, 0 कितनी बार आएगा? अच्छा, 0 को 0 में कितनी बार रिप्लेस करो, 0 से तो कोई वैल्यू बनेगी नहीं। 1 कितनी बार आएगा? और 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितनी बार आएंगे? 20 टाइम्स। तो हमें 1 को 21 बार सम करना है, 2 को 20 बार सम करना है, 3 को भी 20 बार, 4 को भी 20 बार। बल्कि मैं ऐसे कहूँ कि सभी नंबर को मैं 20 बार ले लेता हूँ और एक को अलग से ऐड कर लूँगा। दैट मीन्स कि मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ, 20 टाइम्स 1, 20 × 1, 20 टाइम 2, तो 20 × 2। ऐसे हम इसको 9 तक सभी नंबर 20 बार आएंगे। 1 एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि 1 to 100 में 100 में 1 एक बार एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए 121 टाइम्स है, तो उसको अलग से रख कर लेते हैं। इफ़ वी सम ऑफ 1 to 9 वी नो दैट इज इक्वल टू 45। यूज द फार्मूला n × n + 1 by 2, तो n इज इक्वल टू 9, 9 × 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45। सम ऑफ 1 to n ये तो पता है ना, 1 से अगर 10 तक का नंबर ऐड करेंगे ना तो 55 आएगा। इफ़ यू सम फ्रॉम 1 to 9 दैट इज इक्वल टू 45 ना, दिस विल बिकम ना, इफ़ यू सम फ्रॉम 1 to 9 दैट इज 45, इफ़ यू सम फ्रॉम 1 to 10, इफ़ यू फ्रॉम 1 to 20 210, इफ़ यू have sum from 1 to 100 5050 and so many. So the sum of 1 to 9 45 and each number come 20 times, so multiplied by 20, 45 × 20 is equal to 900 and plus 1 because 1 comes 21 times, so that is equal to 901. So that is equal to 901. That means if you write numbers from 1 to 100 and then sum of all huge digit to write the number, and that is equal to 901. This question asking your examination, but question is write the number from 10 to 100, not 1 to 100. Just write the next question. All of you first do the same question, then write the next question. Write the next question. लिखिए
write number from 10 to 100, write number from 10 to 100, then sum of use all digit, then sum of use all digit is equal to question mark, is equal to question mark। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम 10 से लेके 100 तक के डिजिट को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 से 100 तक की वैल्यू को अगर हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम 10 से 100 तक की वैल्यू को करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? $856 is the right answer. 856 is the right answer. देखो अगर 1 to 100 करोगे ना तो दैट इज इक्वल टू 901। इसमें से 1 to 9 माइनस करना है, दैट मीन 45 माइनस करना है, क्योंकि हमें 10 to 100 चाहिए तो 1 to 9 में माइनस कर लेते हैं। 1 to 9 की वैल्यू 45 होती है। 1 to 100 निकाल लो, 901। 1 to 9 माइनस कर दो, क्योंकि 10 से चाहिए तो 1 to 9 माइनस करना पड़ेगा। एंड सम ऑफ 1 to 9 यू नो दैट इज इक्वल टू 45। तो 900 में से 45 माइनस करोगे कितना आएगा? ये क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा गया कि राइट द नंबर फ्रॉम 10 to 100 देन सम ऑफ ऑल डिजिट। सो वी नो दैट 1 to 100 दैट इज इक्वल टू 901 एंड सब्ट्रैक्ट। हाउ मच सब्ट्रैक्ट? 45। व्हाई 45 सब्ट्रैक्ट? बिकॉज सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 9 इज इक्वल टू 45। सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 10 is equal to 55. You know that the sum of natural number, all of you know the 9 formula, the sum of natural number, sum of square of natural number, sum of so on, 9 formula, even odd and different। बताओ क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक। अच्छा, if I asking about 1 to 200, if I asking about write the number 1 to 200 and find the sum of all digit, it's a similar process, that is the 900, again 900, 1800, again 100, 1900 and plus 2. So the answer will become 1902. If you write the number from 1 to 200, that time the sum of all digit is equal to 1902. And the similar way, if asking about the 1 to 300, so you find 3003 and so on. If I asking about the 1 to 200, just watch the case. If I asking about the 1 to 200, listen carefully. That means 1 will becomes 120 times, not 120, 140 times. 2 will becomes 41 times, and the all number just like the 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, they will becomes 40 times, and 0 will becomes 31 times. 0 will become 31 times. ठीक। In case of 1, the series of 100 place series, just like the 100, 101, 102, 103, 104, each number 100 place 1, so that the region 100 will be enhanced 100 times. 1 time in 100 and 1 to 100, 1 to 199 times enhanced. So that means कि 1 comes 140 times, 20 times for each 100 value. 1 to 100, again 101 to 200, so 20, 20, 40 and 100 this value. So 1 comes 140 times, 2 comes 41 times. Why 241 times? Because 20 and 20, and this will be ended on 200. So 200 also find 2. So that is equal to, here 2 comes to 41 times, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 plus 20 to 40 times, and 0, 11 plus 20
When we move from each 100 numbers, we find the each digit comes minimum 20 times. ओके मतलब अगर हम 1 से 200 तक को वॉच करेंगे तो 0 पहले 11 आ रहा था, 11 + 20 आ जाएगा. जितने भी नंबर पहले 20 थे, 20 + 20 40 पे चल जाएंगे. लेकिन दो लोगों पे इसका और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. 1 पे 1 अपनी 100 वैल्यू को पूरा कर रहा होगा, इसलिए 100 + 20 20 हो जाएगा. और 2 में 1 बढ़ जाएगा क्योंकि 200 पे एंड हो रहा है, इसलिए उसको 1 का फ़ायदा मिलेगा. ऐसे अगर आप 1 to 300 पे कंसिडर करोगे ना तो सब लोग 60 बार हो जाएंगे. लेकिन 1 160 टाइम होगा, 2 160 टाइम होगा और 3 61 टाइम्स आएगा. एंड 4 5 6 7 8 and 9 they will become 60 times and 0 will become the 51 times. 11 + 20 + 20. In this process they will be continue. And in the last from 1 to 1000 we find the each digit come with 300 times except 0 and 1. 0 comes 192 times and 1 comes 301 times. Otherwise 2 3 4 5 6 7 8 and 9 they will becomes how much times? 300 times. So if you asking about the 1 to 200, write the number from 1 to 200 and then sum of all digits used to write the numbers. So the answer will becomes 1902. 1902. Why? And अब ऐसे कोई बता सकते हैं कैसे आएगा? बताओ कैसे आएगा? 1 to 100 का आपने किया था अभी, 901 आया था. 10 to 100 का एग्जाम में पूछा था यूपीएससी में, आपने बताया इसका आंसर कितना? 856 आ जाएगा क्योंकि 45 सब्जेक्ट किया. क्वेश्चन है 1 to 200 में अगर हम सेम क्वेश्चन दे दें तो कैसे करेंगे आप? हाँ 900 आपने देखा था ना, तो 900 अगेन 900 100 और इनहेंस होगा 1 की वजह से. सिर्फ ब्रेन तो लगाओ अब. तो 1900 और लास्ट में 2 पे ख़त्म होगा तो 1902. वैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने लॉजिक से किया था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर मैं सम ऑफ ऑल डिजिट पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पर सम ऑफ ऑल डिजिट अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आप सभी नंबर को 40 बार लॉक करिए. इस पूरे मामले में 1 भी 40 बार आएगा, 2 भी, 3 भी और बेसिकली 9 तक 40 तो सबके पास होगा ना. इज एनी प्रॉब्लम? यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, एवरीथिंग इज ओके. सो इफ यू राइट 1 come 40 times, 2 3 4 5 6 everything come will be the 40 times. Also we find 100 times 1 will become more because this will become 140 times. And also seen 100 times and 1 times 2 will becomes, and sum of all digit reached on the answer. 1 to 9 40 टाइम्स मैंने लिख लिया, लेकिन 1 तो 140 टाइम था तो इसको अलग से हमें ऐड करना पड़ेगा. और इसमें भी हमने इसको 40 लिया है तो एक बार हमें 2 भी ऐड करना पड़ेगा. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इस कैलकुलेशन को आप देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा था कितनी इसकी वैल्यू होती है? 45 में अगर 40 से मल्टीप्लाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1800, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. तो आंसर कितना हो जाएगा? 1902. यही तो मैं बता रहा था. अगर हम 1 से लेकर 200 के सभी डिजिट को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1902. समझ में बात? सर एपी से भी तो कर सकते हैं. ए 4 नंबर और बी लास्ट. इसमें एपी कहाँ लागू होगा? एपी बनेगा कहाँ? क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है 1 से लेकर 200 तक के नंबर को लिखना है. उन नंबरों को लिखने में जो डिजिट यूज किए गए हैं उन डिजिट का सम करना है. तो हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कितनी बार यूज हुई है. तो हमें पता चला कि अगर हम 200 तक जाएंगे तो हर चीज़ 40 बार तो जाएगी. 100 बार ज़्यादा लीड करेगा और 241 बार होगा. लेकिन हम इसको सम करने का बड़ा सिंपल तरीका रखेंगे.
हम सबको 40 बार के लिए लॉक करेंगे, जो ज़्यादा आएगा, जैसे 100 बार ज़्यादा आएगा उसको अलग से कर लेंगे, 2 एक बार ज़्यादा आएगा उसको अलग से कर, इनको जोड़ लेंगे। ऐसे जब हम 300 तक सम करेंगे ना, अब इसको ज़रा मेरे साथ जो है मेंटल प्रोसेस में करो। 1 to 300 1 to 100 समझ में आ गया था? बताओ। ये बाई चांस अगर 41 अगर एग्जाम में फॉर्मेट हो जाए कि 41 टाइम आएगा, आप लोग उसको मेथड हो जाएगा ना फ्लैक्स वो फैक्टर वाला, उस हिसाब वो नहीं पा 1 to 100 पहले मुझे समझाओ। 1 to 100 का 901 आंसर आया था, कैसे आएगा? 1 to 10 जो होती है वो 45 होती है। 1 to 10 का जो सम होता है 45 होता है। 1 to 10 का सम नहीं होता है 45, 1 to 9 का सम 45 होता है। ठीक है, हाँ क्या फॉरगेट हो गया अभी? ठीक है। 1 to 100 में और किसी को प्रॉब्लम है आपको? आप भी आगे आ जाइए। और किसी को प्रॉब्लम है 1 to 100 में? ठीक है, आप तो आगे बैठे हैं। आइए आप आगे, यही कुर्सी आपको देते हैं। ये वाला कुर्सी बैग हटा लीजिए, इनको बैठाइए आगे। तुमको सारा मैथ आता है? आगे हो। देखो ध्यान दे, देखो जब भी हम 1 to 100 नंबर लिखेंगे ना, ये सारे नंबर आएंगे। ये तुमको दिखाई दे रहा है कि सब नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? सबके 1 से यहाँ से वहाँ तक ना, सब जगह 1 होगा। 1 में, 11 में, 21 में। अभी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा और तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सहूलियत को बढ़ा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे लिखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ से 20 शुरू हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखना कि जैसे यहाँ से हम 20 शुरू कर रहे हैं, ये हमारा 10 है, 20 को हम दूसरे कलर में शुरू कर लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 छोड़ दो। इधर 2 आप देखेंगे सब जगह 2 होगा। ठीक है, आपको मैं 2 चीज़ें समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि 1, देखो 1 कहाँ है? लास्ट का जो नंबर है, सबसे लास्ट वाला जो नंबर है, दिस विल बी द 100, ये 100 है। तो आपको 1 कहाँ दिखाई देगा? जरा 1 को खोजिए। सबसे पहले 1 में दिखाई देगा। ये 10 लाइन है तो 10 बार यहाँ पे आ गया, और ये 10 के 10 1th प्लेस है।
फिर 1 यहाँ पे दिखाई देगा, और फिर देखो इस सब में 1 दिखाई देगा। तो 9 और 1 10 टाइम्स यहाँ पे 1 आ गया, तो 10 और 10 कितना हो गया 20। ये प्रोसीजर सबको मिलेगा, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को, सबको मिलेगा। लेकिन 1 इन लोगों से रीच है क्योंकि 1 के पास और क्या है 100। ऐसे अगले लाइन में 200 रीच हो जाएगा, उसको एक ज़्यादा मिल जाएगा, 300 में 3 को ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली ये लोग 20 बार, जैसे आप 5 को देखना चाहते हैं। अब मैं आपको 5 दिखाता हूँ, देखो 5 की लाइन आप देखो जरा, यहाँ देखो 5 यहाँ पे आपको मिलेगा ना, सब जगह 5 मिलेगा ना। लेकिन इनके अलावा भी 5 है, कहाँ पे 5 बताओ, 5 इसके अलावा कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हो गया 20 30 40 50। तो 50 जब लिखोगे ना, यहाँ पे जब 50 लिखोगे तो यहाँ से 5 सब जगह मिलेगा, 5 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 सब जगह 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुछ भी कर लो 20 टाइम्स ही आना है किसी को। तो हर नंबर अगर 20 बार आ रहा है, इन सभी नंबरों को जोड़ना है तो 20 कॉमन निकाल लेते हैं और 1 से लेकर 9 तक को सम कर लेते हैं। इफ़ यू सम फ्रॉम 1 to 9 दैट इज इक्वल टू 45। 1 से लेकर 9 तक के नंबर को चाहे जैसे भी जोड़ो, अपने आप जोड़ लो, 1 + 2 3 3 प्लस कैसे भी जोड़ लो, चाहे आप AP से जोड़ लो, चाहे n × n + 1 से जोड़ लो। आप ये जानते हैं कि सम ऑफ 1 to 9 इज इक्वल टू 45। तो 45 इंटू अगर 20 कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। और एक और आप देख रहे हैं 100 में एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका आंसर आ गया। तो 1 से लेकर 100 तक के अगर हम सभी नंबर को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू 900 + 1 यानी 901 आती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं है, बोलो। लेकिन मैं अगर इसी नंबर को, मतलब बहुत ध्यान समझना, अगर इसी नंबर को मैं 101 से लेकर 200 तक लिखना चाहूँ तो क्या चेंजेस होगा। इन सभी नंबर के पहले केवल 1 लगाना है, 1 लगा दूँगा तो 111 हो जाएगा, 1 लगा दूँगा तो 121 हो जाएगा, 1 लगाऊंगा तो 125 हो जाएगा। सिर्फ 1 ही तो लगाना है 100 बार, और अगली टेबल फिर से तैयार हो जाएगी। तो 1 को हमने 99 बार लगाया और 100 में एक बार हम पहले भी लगा चुके थे 100 प्लेस पे। तो ये अपने 100 प्लेस पर 100 बार फिर से आया, और 1 को 1 में अगर 100 बार ऐड करेंगे तो 100 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और एक चेंजेस और होगा यहाँ पे, वो 100 पे समाप्त नहीं होगा, किससे समाप्त होगा 200 पे। तो इसीलिए जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था, आप जरा इस बात को देखो, जब मैं 1 to 200 जा रहा हूँ ना, तो अब 3 4 5 6 ये सब 40 बार आएंगे। 100 तक में 20 बार, लेकिन अब 40 बार, और 2 भाई साहब 41 बार। लेकिन 1 के केस में क्या हुआ, क्योंकि ये अपनी 100 की सीरीज रन कर रहा है, इसलिए 100 बार ज़्यादा आ जाएगा। तो जब इन सभी नंबरों को जोड़ा जाएगा तो हम प्रोसेस वही रखेंगे कि 1 to 9 ये सभी नंबर यूज होते हैं, और ये 40 बार आएंगे, 20 20 40 बार। तो 40 × 45 इसकी वैल्यू 45, तो ये आ जाएगा 45 × 14 1800 आ गया। और 100 बार ज़्यादा आया क्योंकि 101 में 102 में ऐसे आया, तो 100 ही आ जाएगा और 2 लास्ट में आ रहा है, तब इसकी वैल्यू आई 1902। इसी तरह से जब तुम 1 से 300 तक जाओगे तो क्या होगा, तो सबको 60 बार आना पड़ेगा। कितनी बार आना पड़ेगा, तो अब हम एक और तुमको करके दिखाते हैं, फिर तुम्हारा दिमाग चल जाएगा। देखो जस्ट लुक, इफ़ यू डिस्कस अबाउट 1 to 300, इसको आप देख लो बेटा। 1 to 300 में 1 2 और 3, और इसके बाद 4 5 6 7 8 9, ये सब लोग एकदम स्टैंडर्ड नंबर हैं, और ये सभी लोग 20-20 बार आएंगे। तो कितनी बार आ जाएंगे 60 बार, लेकिन ये 60 बार नहीं आने वाला है, 61 बार। और इनका क्या हो रहा है, 1 और 2 का क्या हो रहा है, तो ये लोग आएंगे 160 बार, और ये भी आएगा 160 बार। ये बात बस समझ लीजिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पूछो क्यों उनको 100 का फ़ायदा मिला, क्योंकि अगर हम 300 तक जा रहे हैं ना, तो 101 102 लिख रहे हैं तो 100 बार तो हम इसको फ़ायदा दे ही रहे हैं। लेकिन जब हम 201 202 203 लिख रहे होंगे तो 2 को भी फ़ायदा दे रहे होंगे 100 बार। इसीलिए इनकी वैल्यू 160 बार। और ये क्यों एक ज़्यादा है, क्योंकि 300 पे ख़त्म हो रहा है और बाकी लोग 60 बार। इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है। अब इन सभी नंबर्स का, डिजिट का अगर आपको सम करना है तो कैसे आप इनके डिजिट का सम करेंगे, तो आप ये प्रोसेस लगाएंगे। अगर क्वेश्चन इसके सम से बना था और आगे मैं कर रहा हूँ इस सम से बने और पूछे आपसे, तो आप कैसे करेंगे, तो आप यही करें कि ये 60 बार था, या 60 बार क्या क्या आपको मिलेगा, 1 2 कहाँ तक 9 तक। इनको एक बार अलग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ये 60 खत्म हो गया, ये 60 खत्म हो गया, इसमें एक बचा हुआ है, और इनका भी 60 निकाल लिया क्योंकि हमने 60 तो ले लिया सबका। तो हमें लेना पड़ेगा किसको, हमें लेना पड़ेगा 100 बार किसको लेना पड़ेगा, 1 को, और हमें 100 बार किसको लेना पड़ेगा, 2 को, और हमें एक बार किसको लेना पड़ेगा, 3 को। इन सारी वैल्यूओं को ऐड करने से हम अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। और अगर इन सारी वैल्यूओं को ऐड करने से ऐसा मामला बनेगा तो आंसर कुछ ऐसा होगा
इसकी वैल्यू होगी 60 इंटू 45, इसकी वैल्यू होगी 100, इसकी वैल्यू होगी 200 और इसकी वैल्यू होगी 3। और अगर इन सभी चीज़ों को हम वापस ऐड कर दें तो हमें मिलने वाला है यहाँ से इसका आंसर, और आंसर हमें मिलेगा 2700 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 3, और इसको जोड़ोगे बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी 3000। ये तो एग्जाम का लेवल थोड़ा अलग है, इस तरह का लेवल, और सिंपल नहीं कह रहा है कि आप सम करिए और बताइए, डिजिट यूज हुए उसका सम पूछ रहा है। इसमें भी एक पैटर्न है, वो आपको रीड आउट करना है, समझना। अभी समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आया। ऐसे आगे आप सोच सकते हैं, आप 400 तक 500 तक कहीं तक भी आप अब कर सकते हैं। हर 100 बार में इनको 20 टाइम्स आना पड़ता है। जो जो लोग लीड करते हैं वो शुरू से लीड करते चले जाएंगे। जैसे अब आगे ये लोग 80 होंगे, ऊपर वाले कुछ नंबर 180 हो जाएंगे। एक 81 होगा, कौन 81 होगा? 4, हाँ 481 हो जाएगा। एक प्रोसेस बन जाएगा। आया समझ में? अब क्वेश्चन करें इनके डिजिट का सम करो, तो अगर कोई चीज़ 60 बार आया तो 60 बार उसको सम करने से 60 इंटू 45 कर देंगे, और सबको 60 इंटू 45 कर देते हैं तो 129 इंटू 60 कर देंगे, टाइम बचा सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस बात को हम याद ही कर सकते हैं कि अगर हम 100 तक हैं तो 900, अगर हम 200 तक जा रहे हैं तो 1800, अगर हम 300 जा रहे हैं तो 2700। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अलावा लीड क्या करेगा? तो आप देखेंगे 100 तक में केवल 1 लीड होगा, 200 तक में 900 प्लस 900 के अलावा जो आपको मिलेगा वो 100 मिलेगा और 2 मिलेगा, 102 मिलेगा। 300 में 900 900 900 के अलावा आपको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा, 200 मिलेगा और 3 मिलेगा। ऐसे 400 तक क्या मिलेगा? 900 900 900 900 4 बार मिलेगा, 3600 प्लस अब क्या मिलने वाला है? 100 मिलेगा, 200 मिलेगा और 300 मिलेगा। क्योंकि 100 अगर एक आएगा 100 बार तो 100 हो जाएगा, 2 आएगा 100 टाइम्स तो 200, 3 आएगा 100 टाइम्स 300, और उसके अलावा हमें 4 मिल जाएगा। तो हम इसको मेंटल प्रोसेस में ऐड करके आसानी से बता सकते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे 3600 प्लस 100 200 300 3 2 5 1 600 4200 4200 4। विदाउट पेन के आप बता सकते हैं कि 1 to 400 के जो डिजिट यूज होते हैं उनका सम जो है कितना आएगा? 4204। आई बात समझ? तो ये आपका अचीवमेंट हो जाएगा। फिर आप टाइम को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही संभव है। विदाउट प्रैक्टिस आप सोचेंगे कि हो जाएगा, तो नहीं है। फिर डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप यहाँ तक लॉजिक्स निकाल पाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप समझिए कम से कम कि हर 100 तक 20 टाइम्स, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100। जैसे अगर हम 1 to 500 की बात करें, 1 to 500 की, तो हर एक डिजिट 100 बार आ चुका होगा। ठीक 100 बार आ चुका होगा। लेकिन उसमें भी 1 2 3 4 वो 100 बार और आ चुके होंगे, तो ये लोग 200 बार आ चुके होंगे। लेकिन 5 101 टाइम्स आएगा, और 6 7 8 9 वो सब 100 बार आएंगे। तो एक पैटर्न सही है, फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। समझ में आएगा? आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए नंबर लिख दिया था, पूरा नंबर लिख दिया था। अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो हम फिर क्लास को और आगे लेके चलते हैं। ओके, ये सारा हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। ये आप में से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस बैच में। इफ़ द वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, देन ये 3 कंडीशन, इस 3 कंडीशन में से कौन से, इस 3 कंडीशन में से कौन से कंडीशन उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या था कि x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव कर है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एक नंबर है x, तो उसमें से y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 8 आ जा रही है। तो ये कह रहा है कि ये सम पॉसिबल है, अगर हम x और y दोनों पॉजिटिव रखें तो पॉसिबल है। तो आपको पता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जो x की वैल्यू है y प्लस 8 हो जाएगी। अब मैं y की कोई पॉजिटिव वैल्यू रख के देखता हूँ कि होता क्या। तो अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 9। तो अगर y की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ तो x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है कि नहीं मिलती है? तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो ये पहला केस था कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरे में कह रहा है कि अगर x को पॉजिटिव रखें और y नेगेटिव हो जाए, चलो ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू कोई नेगेटिव रख लेते हैं। जैसे हम रख देते हैं इसकी वैल्यू -1, तो 8 में से अगर -1 जाएगा तो क्या आएगा? +7, और ऐसे में x पॉजिटिव हो गया।
तो अगर हम y को माइनस रखते हैं तो x पॉजिटिव आ गया, तो ये दोनों केस तो सेटिस्फाइड कर गए। अब तीसरा केस देखो, तीसरे केस में कह रहा है कि x अगर नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, y को हम पॉजिटिव रखते हैं और x केवल नेगेटिव निकालने का प्रयास करते हैं। तो मान लो अगर हम y की वैल्यू को पॉजिटिव रखते हैं और हमने इसकी वैल्यू 1 रखी, तो 1 + 8 = क्या आ जाएगा 9, जो कि नेगेटिव नहीं आया। y के किसी पॉजिटिव वैल्यू के साथ x नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे उसकी वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी, तो कैसे नेगेटिव होगा। इसलिए इसमें कौन से केस सेटिस्फाइड करेंगे, हाँ शुरू के 2 केस। ये किसी बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था रेंडमली क्लास में, तो आप भी जानिए, क्योंकि आप ही की क्लास चली है तो आप भी सीखिए। कोई मेहनत करेगा फ़ायदा हम सब लोगों को होगा। एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था बच्चे का कि 16n + 16n² + 7 + 6 डिवाइडेड बाय एक नंबर n है, ये ऐसे ही था क्वेश्चन। और ये एक n जो है वह एक इंटीजर्स नंबर है। n कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो इस फंक्शन की वैल्यू भी इंटीजर आनी चाहिए। इसके लिए n के कितने वैल्यू हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर = में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दिस फंक्शन है, ये फंक्शन इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर नंबर को मतलब समझ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या काम किया, n से सारे टर्म को डिवाइड किया। तो स्क्वायर है n तो कट कर देगा तो 16n आ जाएगा, n से यहाँ पे कट जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6/n हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, जिनमें n था हमने इनको एक साथ किया, तो 16n + 6/n + 7 हो जाएगा। यहाँ पे जाके हमने क्या काम किया कि इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। अच्छा अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 8n + 3/n हो जाएगा, +7 हो जाएगा। आखिरकार मुझे 7 से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 7 एक कैसा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, n की वैल्यू इंटीजर रखना है, इंटीजर में मल्टीप्लाइड होगा तो इंटीजर आएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रखूँगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो मुझे बस इस वैल्यू को अपनी इच्छा से ऐसा वैल्यू रखना है जो इसको फ्रैक्शन ना बनने दे। तो अगर मैं इस पर 1 रखूँगा तो फ्रैक्शन नहीं बनने देगा, -1 रखूँगा तो फ्रैक्शन नहीं बनने देगा, 3 रखूँगा तो फ्रैक्शन नहीं बनने देगा, और -3 रखूँगा तो फ्रैक्शन नहीं बनने देगा। तो इस पर कितनी वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगी, 4। यही क्वेश्चन था, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ n सो द फंक्शन बिकम्स इंटीजर वैल्यू। आई बात समझिए, ये क्वेश्चन था। तो हमें बड़ा आसान था, इसमें कुछ ऐसा बहुत तीर नहीं मानना था। इंटीजर का मतलब होगा फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ इंटीजर ही है। यहाँ तक ठीक से समझ में आ रहा है आप लोगों को, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप में से किसी बच्चे ने पूछा था। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सारे नंबर को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर कौन सा है, हाँ सबसे पहला नंबर कौन सा बताइए, द फर्स्ट नंबर जहाँ से नंबर की शुरुआत हुई, कौन सा नंबर था बताइए। सबसे पहला नंबर देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसी नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर रिलेशन समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो स्टेटमेंट के बनेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप देख सकते हैं। नेचुरल नंबर के बाद कौन सा नंबर है, बोलते जाइए। होल नंबर, होल नंबर के बाद कौन सा नंबर है, इंटीजर है। इंटीजर के बाद कौन सा नंबर है, रेशनल। रेशनल के बाद कौन सा नंबर है, इरेशनल। इरेशनल के बाद कौन सा नंबर है, फिर से रेशनल। फ्रैक्शन तो रेशनल का ही पार्ट है। उसके बाद कौन सा नंबर है, चलिए हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। उसके बाद कौन सा नंबर है, रियल नंबर। रियल नंबर के बाद कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बाद कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो नेचुरल नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर, 1 2 3 और ये कभी खत्म नहीं होने वाली संख्या है, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। सेकेंड नंबर जो इसमें आएगा बच्चों नेचुरल नंबर के बाद, अब देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, होल नंबर। होल में 0 को शामिल करने से कैसा नंबर बन गया, होल नंबर बन गया। 0 को शामिल करने से बन गया होल नंबर। इसके बाद फिर आप देखेंगे 0 और नेचुरल नंबर को हम एक साथ होल नंबर बोल सकते हैं। तो हम यहाँ स्टेटमेंट बनेगा ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। लेकिन अगर कहे कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर कहे कि सम होल नंबर आर नेचुरल नंबर तो ठीक है, सम का केस तो कर सकते हैं, लेकिन ऑल होल को नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल नेचुरल को होल बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब उसके अंदर है। इसके बाद देखो तीसरा नंबर इसमें कौन सा आएगा, इसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 चलता ही रहेगा। तो इंटीजर। इंटीजर के बाद जो नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब एनी नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q।
दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आ गया, इसमें सारा फ्रैक्शन वगैरह 1/2 ये सब और जितने भी नंबर हमने खोजे हैं सब रेशनल है, क्योंकि ईच नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q अब तक के नंबर। उसके बाद तब रेशनल नंबर के बाद जो नंबर आपके पास आता है वो आता है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब हम जिन नंबर को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जस्ट लाइक √2, √3, √5, √7, √4 है। √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। पाई, बताओ पाई रेशनल है कि इरेशनल है? देखो पाई इरेशनल, वाई पाई इरेशनल, वाई पाई इरेशनल। आप में से कोई बच्चा मुझे बताए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है पाई पे, वाई पाई इरेशनल। हाँ अच्छा बताओ 3.14 रेशनल की रेशनल, 3.14 रेशनल की रेशनल, 3.14 रेशनल की रेशनल। हाँ इरेशनल क्यों? 3.14 को हम लिख नहीं सकते हैं 314/100। कोई भी वैल्यू अगर डेसिमल में चला जाएगा तो उसको तो हम p/q फॉर्म दे सकते हैं ना। 0.5 लिखेंगे तो 0.5 को 1/2 नहीं लिख सकते हैं, तो 3.14 को तो हम रेशनल लिख सकते हैं। तो फिर अच्छा पाई की वैल्यू कितनी होती है? सब लोग पढ़े ना 22/7, तो 22/7 तो फ्रैक्शन ही है, p/q फॉर्म है तो रेशनल बनना चाहिए। बट इसको उधर क्यों डाल दिया? देखो यहाँ पे लिखा है, ये लास्ट में देखो पाई लिखा है, पाई के बगल में एक नंबर e लिखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको? पाई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इरेशनल में रखा है, इसको इरेशनल में रखा है। इसके अंदर जगह नहीं था तो इसको सर्कल के अंदर ये सब वैल्यू है इरेशनल में। रेशनल में नहीं, इरेशनल इधर है, इरेशनल है। क्यों रखा है इरेशनल में? हाँ ठीक है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं 0.2 बार लिखता हूँ जिसकी वैल्यू 0.2222 इनफाइनाइट है, लेकिन उसकी वैल्यू 2/9 होती है एंड 2/9 इज द रेशनल नंबर। उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इफ़ एनी थिंग्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q देन इट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। तो वाई पाई इज नॉट रेशनल नंबर। अब देखो बताता हूँ, बहुत काम की बात, सुनो ध्यान से। देखो पाई, बहुत ध्यान सुन लेना, ये है पाई, ठीक, ये है एक सर्कल का रेडियस और इससे हम बनाएंगे यहाँ पे एक सर्कल, करेक्ट। आपको करना क्या है, आप देखो, यहाँ से इस चीज़ को बनाने में आपको रेडियस चाहिए, यहाँ से r आपको लगेगा, ठीक। ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है, अगर हम इसका डबल कर दें तो इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर, ये जो डायमीटर की जो दूरी है, और जब हम यहाँ से इसको एक चक्कर, जब हम यहाँ से इसको एक चक्कर पूरा घुमाएं, ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आने में, और ये जो दूरी मेरी ये वाली है, इस दूरी को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, आपके सामने मैं रख के दिखाऊंगा अभी। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक बड़ी मज़ेदार घटना घटती है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम ले लेते हैं और इसको इस पर घुमा के रखते हैं। कैसे ले और कैसे घुमाएं, बड़ी समस्या की बात है वैसे तो, ठीक है। हाँ नहीं वैसे नहीं, वैल्यू ऐसे नहीं लेंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, व्यवहारिक को समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह एक पेन, दो पेन, लगभग दो पेन है, एक पेन और लगभग दो पेन। देखो एक बार अगर मैं चल के आऊँगा तो इतना होगा, ये चीज़, एक पेन और दो पेन, और दूसरी बार मैं चल के आऊँगा तो यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये देखो दो पेन है ना, यहाँ से देख रहे हो दो पेन है। अगर तीसरी बार मैं चलूँ यहाँ से और यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये वाली चीज़, इस दूरी का एक बार, दो बार और तीन बार चलने के बाद देखो थोड़ा सा बच रहा है, इसी को बोलते हैं 0.14, यानी इसका 14%, 0.14 का, और ये इसका लगभग 14% दूरी है, और यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, इसी को बोलते हैं 3.14, 3.14 लगभग ये इस वैल्यू का होता है। यानी कोई भी सर्कल अगर बनेगा तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो डायमीटर का 3.14 होता है, इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr। लेकिन मज़े की बात क्या है कि पाई की जो वैल्यू है वो हमने रखी
22/7, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 3.14, और हमें यहाँ क्या चाहिए 3.14 ही चाहिए था, इसीलिए हमने 22/7 से काम चला दिया। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को और देखें और 22 में 7 का भाग देंगे तो 0.4 अंक तक अगर तुम जाओगे, 4 डिजिट तक जाओगे, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1428। और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वह होगी 3.1415। अब बताओ क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? बात यहीं पे नहीं है, अभी आगे ये भी जाएगा और आगे ये भी जाएगा, लेकिन आगे जाने के बाद कभी मिल पाएंगे क्या? चाहे आगे कोई वैल्यू हो, दोनों रास्ते अलग हैं, तो फिर क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि इतनी छोटी वैल्यूओं को हम लोग छोड़ देते हैं। किसी वैल्यू के दशमलव के समय हिस्से के बाद हमें 1000वें हिस्से में जाने की जरूरत क्या है, 1,00,000वें हिस्से में जाने की जरूरत क्या है? छोड़ देते हैं उस वैल्यू को, बड़ी छोटी रिमाइंडर वैल्यू होती है। लेकिन जब पाई के अस्तित्व की बात होगी, जब पाई पर प्लस चिन्ह आएगा, तो पाई बोलेगा देखो भाई, यूज करते होंगे आप मेरे को 22/7 3.14, मुझे 3.14 में कोई दिक्कत नहीं है, 22/7 को भी सॉल्व करते हैं तो 3.14 तो मैंने कॉमन था, आप यूज करो, लेकिन मेरी बात करोगे तो मैं रेशनल नंबर नहीं हूँ। इसीलिए अगर 22/7 तो ये रेशनल, 3.14 तो रेशनल, लेकिन पाई तो पाई कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल। याद रखना, पीसेस में, यूपी पीसेस में एक क्वेश्चन था कि इफ पाई इज इक्वल टू 22/7 देन पाई, तो देन तो हो ही गया ना, जब आपने कही दिया कि वो 22/7 हुआ है तो आपने मान ही लिया, तब तो वो फिर रेशनल हो गया। लेकिन अगर पाई पे बात होगी तो पाई कैसा नंबर होगा? अभी समझ में आया डिफरेंस क्या है दोनों में? और ये वैल्यू समझ में आएगी कैसे वैल्यू काम करती है? अब तुम कंपटीशन तैयारी करते हो, तुम्हें नहीं पता रहेगी तो कौन इस बात को क्लियर रखेगा? समझ में आ गई बात? अब बात को आगे बढ़ाएं। देखो यहाँ तक समझ लिया तुम लोगों ने। इसमें एक वैल्यू हमने और डाला हुआ है ई, जो लॉग टेबल में यूज किया जाता है, जिसका बेस ई बन जाता है। तो ये दो वैल्यू ध्यान रखना जो इरेशनल में है। ऐसी वैल्यू जिनको हम p/q के रूप में रखेंगे दैट इज रेशनल, जिनको p/q के रूप में नहीं रखेंगे वो इरेशनल। अंडरस्टूड द सेम थिंग्स? देखो इसके बाद इन नंबरों को मिलाने के बाद तब आता है हम इस पूरे नंबर को जो हमने यहाँ पर देखा रेजिस्ट्रेशन, इनको एक नाम दिया और इसको क्या बोला हमने? रियल नंबर। रियल का मतलब ये नंबर लाइज करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद रियल के बाद बना इमेजिनरी नंबर, जिसमें हमने आई का प्रयोग किया गया। जब रूट के अंदर माइनस चला जाता है, जैसे हमने माइनस रूट के अंदर -4 किया तो 4 की वैल्यू 2 आई और माइनस की वैल्यू आई आती है, दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर्स। उसी को हम इयोटा बोलते हैं। एंड देन ऑल द नंबर्स ऑन द बोर्ड दैट इज कॉल्ड द कैसा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला होता है a + ib। a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। इसीलिए जब नंबर ही कॉम्प्लेक्स के पार्ट है, हम सब लोग नंबर से ही तो बने हैं, तो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। इसलिए इन्वर्स में कोई भी चीज़ सिंपल नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज़ सिंपल, आप अपने को सिंपल समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है मतलब। ईच एंड एवरीथिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स। क्या भाई साहब, अपने आप को सिंपल समझ रहे हैं? नहीं, कॉम्प्लेक्स है। रियल एंड इमेजिनेशन, हर जगह रियल है एंड इमेजिनेशन है। a + ib दिस द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरा रिलेशन आपको काम करेगा। जैसे हम पूछेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर द रियल नंबर, तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन मैं कहूँ ऑल नेचुरल नंबर आर द इमेजिनरी नंबर, आप तुरंत आप डिनाई करेंगे क्योंकि ये इस सर्कल में नहीं आता है। आई बात समझ में? नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? कुछ पूछना चाहते हैं आप यहाँ पे? तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ठीक। यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन था कि इफ़ द नंबर 1186 देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि नंबर 1186, ठीक है, को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 31 आता है। ऐसे कितने पॉसिबल नंबर हैं? हाउ मेनी पॉसिबल नंबर व्हेन 1186 डिवाइड बाय दैट नंबर्स रिमाइंडर कम्स 31। तो हमने क्या काम किया? हमने 31 को पहले हटा दिया, तो नंबर क्या बचा? 1155। इसका मतलब वो नंबर 115 को पूरा काट देगा। 115 को जब हमने फैक्टर किया तो देखा हमने 11 से कट गया, और इसको 105 को किया तो 5, 7 और 3 से कट गया। बेसिकली 1155 का जो फैक्टर मुझे मिला वो 11, 5, 7 और 3 मिला।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको, 31 रिमाइंडर चाहिए था, आपने हटा दिया। जो नंबर बचा उसके फैक्टर पे दीजिए। क्यों फैक्टर पे क्यों जा रहा है? क्योंकि कोई भी नंबर और किसी से कटे चाहे नहीं कटे, अपने फैक्टर से तो कटेगा ही कटेगा। हमें कंसिडर करना है 115 को कौन काट सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, इफ़ यू हैव सर्च रिमाइंडर 31 देन दैट मीन्स वी सर्च द नंबर ग्रेटर देन 31, तभी तो 31 रिमाइंडर लाएंगे। अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर तो 0 रिमाइंडर बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, कभी भी 4 या 4 से बड़ा रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये बात ध्यान रखना। ऐसे अगर किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हैं तो वी फाइंड द 10 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर 1 to 9 and 0। तो ऐसे अगर हमें 31 रिमाइंडर चाहिए तो जो नंबर होंगे वो 31 से बड़े होंगे, तभी 31 रिमाइंडर आ सकता है। तो इन फैक्टर से हम उन नंबर को देख सकते हैं कि हम क्या क्या बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला 3 को। इंडिविजुअल तो कोई भी नंबर नहीं जा सकता सिंगल डिजिट में, क्योंकि सिंगल में अगर हम किसी को लेंगे तो ये काट तो देंगे इसको पूरा पूरा, लेकिन 31 नहीं आएगा। तो हम 3 को बोलते हैं चलो तुम 2 लोग मिल के बनाओ। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन ये भी 31 से क्या है, छोटा, इसको छोड़ दो। 7 में 5 का, 3 में 5 का करेंगे छोटा, लेकिन 3 में 11 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, 31। सो द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस टाइप, सो द फर्स्ट नंबर ऑन दिस टाइप दैट इज इक्वल टू 33 ऐसा फर्स्ट नंबर है। फिर अब हमने 3 का देख लिया, अब हम 7 को मौका देंगे। तो 7 3 से तो हो चुका, 7 5 जा कितना होता है 35। अब हम 7 को 11 के पास भेजेंगे 77। अब हम 5 को मौका देंगे, 5 × 11। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर को एक साथ मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर जो ग्रेटर देन 31 थे उनको हमने सर्च किया। अब हम 3 नंबर को मौका देंगे। तो सबसे पहले इन सबको मल्टीप्लाइड करेंगे 3 5 7 3 को, तो 105। फिर हम क्या करते हैं, 7 को छोड़ देते हैं, 3 5 और 11 करते हैं, 35 × 11, 35 इंटू नहीं 21 × 11 तो 231 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से देख लो 3 कितना हो जाएगा, 15 × 11 165 हो जाएगा। फिर हम 35 × 11 तो यहाँ से देख सकते हैं 385 आ जाएगा। और फिर हम सबको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1155 आ जाएगा। पहले हम सिंगल डिजिट को लेके चल रहे थे, बात नहीं बनी क्योंकि वो सभी नंबर 31 से छोटे थे। फिर हमने 2 नंबर के पेयरिंग को खोजा जो 31 से बड़े मिले। फिर हम 3 नंबर के पेयर बनाते चले जाएंगे जो 31 से बड़े मिलेंगे। और लास्ट में हमारे पास 4 नंबर को हम एक साथ ले लेंगे। ऐसे हमारे पास कितने नंबर मिले, 9। देखो कितने नंबर हैं, तो यही। तो ऐसे कितने नंबर हैं, दे आर सच द 9 नंबर्स, दे डिवाइड द नंबर 1186 एंड प्रोवाइड रिमाइंडर 31। तो ये क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में 23 में पूछा गया। ये सब आपके ये जितने भी क्वेश्चन है ना बीच बीच में आ जा रहे हैं, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस में, तो ये आपके ही क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए हिंदी माध्यम के बच्चे जो हैं इधर देखिए क्वेश्चन लेके आते हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। देखो ये लिख के लेके आए क्वेश्चन x-5 वाले क्वेश्चन। ये देखो ये जो अभी बता रहे थे वैल्यू ऑफ एन, मेहनत करते हैं सब बच्चे, आपकी तो नहीं है। इधर आ गए बैग लेके, कोई भी मेहनत करेगा तो पता चलेगा। आप मेहनत करेंगे ना तो आपको अलग महसूस होने लगेगा। काम करने का एक जज्बा होता है, तुम लोग वो जज्बा खो चुके हो। बस जब तुम तैयारी करना शुरू किए थे तब तुम्हारे अंदर जज्बा था। दिल्ली पहुंचने तक, जब तक दिल्ली गाड़ी पहुंची प्लेटफार्म पर और मुखर्जी नगर पहुंचने तक पूरा जज्बा बना के रखे तुम। उसके बाद तुमने सारा जज्बा क्या किया, छोड़ दिया। एक बार एडमिशन हो गया और पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? कब क्वेश्चन पूछोगे? जब सिलेबस पढ़ा के मैं चला जाऊंगा तब। एक महीने के अंदर 40 दिन के अंदर CSAT के पिछले 11 से लेके अब तक जितने भी PYQ है एक एक क्वेश्चन को बना डालो। बस कुछ पढ़ना नहीं है, और जो मैं करा रहा हूँ उसको कर डालो। बता रहा हूँ तुम्हारा CSAT को रोकने का 1 महीना आगे, फिर आप अपना GS पे फोकस कर लेना। 30-40 दिन मेरे को दे दो भाई, आई बात समझ में। इसी एप्टीट्यूड से मैथ और रीजनिंग से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 28 क्वेश्चन तो करने, 40 क्वेश्चन तो आएंगे, पूरा उठा के देख लो, कॉमन सा लॉजिक है। लेकिन इसको ठीक से पढ़ो, पूरा 100% देखो। नहीं आ रहा है मेरे से पूछो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति। मैं आपको कुछ भी करके सिखाऊंगा। नहीं आएगा तो लिख के समझाए, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आ रहा समझो, लिख दिया ना नंबर, तो एकदम हम तुमको वो यहाँ पे दिखा देंगे एक एक चीज़। नहीं आएगा आप नो बोलो तो सही, फिर देखो मेरा कमाल। और आप यस बोलोगे तो मैं फिर आगे बढ़ता चला जाऊँगा। आई बात समझ, पढ़ो, पूछो, मेहनत करोगे तो क्वेश्चन निकलेगा। नहीं मेहनत करोगे तो ऐसे जाओगे
और ऐसे बैग रखा रह जाएगा, बैग को खोलो बेटा जाके घर। आती हुई चीज़ को बार बार रिवीजन करो, ऊर्जा के साथ पढ़ो, मरे हुए लोगों की तरह पढ़ते हो। ले लिए किताब, खोल दिया, हाँ चल पढ़ लेते हैं। क्या है ये सब क्या है? देखो इधर एक ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में और बच्चे ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 15 एंड दैट इज इक्वल टू 3 power m मल्टीप्लाइड n, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m? ये क्वेश्चन था। तो मैं ये बताओ, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? आसानी से बन सकता है। वाई? क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि 1 to अगर हम 100 लिखते हैं तो 5 कितनी टाइम्स आता है। तो आपको बताया था कि डिवीजन प्रोसेस होता है, उससे आप 5 का पता कर सकते हैं। एंड दैट टाइम्स आल्सो ये भी कहा था कि 2 का, 3 का, किसी का पता कर सकते हैं। सेम ही तो क्वेश्चन है। 3 के पावर कौन आ सकता है? 3 जितनी बार आएगा वही तो 3 के पावर को जनरेट करेगा। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पढ़ाए नहीं आपको ये चीज़? क्वेश्चन का बस फॉर्मेट बदला है, वो चीज़ आप जानते हैं, आप सोच के कर सकते हैं। तो अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम में, और फिर 5 को 3 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में, कितना आया? 6। आपको बताया था ना 1 to 100 में 5 24 टाइम्स आता है। मैंने बताया था 100 लिखो, 5 से डिवाइड करना तो 20 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 4, 20 + 4, वही प्रोसेस तो है 3 + 1, सो दैट इज इक्वल टू द 6। विदिन सेकेंड बता सकते हो। और अगर नहीं पता है तो 3 के पावर को 3 तो बनाएगा। 3 कहाँ है? 3 में है, 6 में है, 9 में 3 कितनी बार से? हाउ मेनी टाइम्स? 2 बार है। 12 में 3 1 बार है, और 15 में कितनी बार है? 3 1 बार है। 3 × 5 में 3 1 ही टाइम्स है, तो कितनी बार आ गया? 6 बार आ गया। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, और डिवीजन के प्रोसेस अब ये 150 तक होता तो आपको यही तरीका काम करता जो मैंने बताया था। कोई भी नंबर फैक्टर ग्रुप में कितनी बार आता है, ये उस नंबर के डिवीजन से पता चल सकता है। जैसे मैं पूछूं कि अगर 1 से लेकर 15 तक लिखे, 7 कितनी बार आएगा, तो 15 को 7 से डिवाइड करो, 2 बार आएगा, 7 में होगा, 15 में होगा। अगर हम पूछे 2 कितनी बार आएगा, तो 15 को पहले 2 से डिवाइड करो, 7 बार जाएगा। लेकिन 7 फिर से उसे कर सकता है, तो भाग दो, फिर 3 बार जाएगा। 3 फिर कर सकता है, तो 1 बार जाएगा। तो 7 + 3 + 1 11 बार। इसमें 2 11 बार आया होगा, मैं आँख बंद करके बता सकता हूँ। और तुम देखना चाहते हो तो आओ दिखा भी देता हूँ। देखो 2 कहाँ पे मिलेगा? 1 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार मिलेगा? 2 बार। यहाँ पे 1 बार। यहाँ पे कितनी बार मिलेगा? 8 में 4 बार नहीं भाई साहब, 2 × 2 × 2, ठीक है। 10 में कितनी बार मिलेगा? 1 बार। 12 में कितनी बार मिलेगा? 12 बार। और इसमें कितनी बार मिलेगा? इन लोग कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यही तो बताया था। हम क्या गिनते रहेंगे? अगर ये 1500 दे देगा तो क्या वहाँ पे गिनते रहेंगे? तो आपने जो मेथड सीखा अभी, उसको यूज करिए। आई बात समझ में? कोई भी नंबर फैक्टर ग्रुप में कितनी बार आएगा, उसका लास्ट टर्म डिसाइड करेगा। उसको सक्सेसिवली उसको डिवीजन करना है। जो उसका आएगा डिवीजन, फिर डिवाइड करो, जब तक डिवीजन जा रहा है जाने दीजिए, और उनको सम कर दीजिए। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो फिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना? और ये देखो आपके PYQ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन एक बच्चे का था, ये भी देखो 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक ठीक। इसमें 2 कंडीशन थी, ठीक। कंटेन सिंगल 4 डिजिट एंड नॉट डिवाइडेड बाई 4। आई बात समझ में? फिर समझ लो क्वेश्चन क्या था। इसका आंसर 11 आया होगा। कितना आंसर देख? 12 आया। कैसे 12 आया? 7 + 5 से। कैसे पता चलेगा? पहली बात कि 4 मिलेगा कहाँ पे? अब तुम ये सब तो देख ही चुके हो। 4 कितनी बार आएगा? 4 में, 14 में, 94 तक मिलेगा, 40 में मिलेगा, और 41 से लेके 49 तक, यही तो 4 मिलेगा। क्वेश्चन 4 को सर्च कर रहा है। ये 19 जगह पे 4 मिलेगा, क्योंकि 4 एक इंटरसेक्शन नंबर है। तो नंबर के हिसाब से हमारे पास 19 नंबर है जिसमें 4 कंसीडर करता है। इन नंबरों में हमें उन नंबरों को हटाना है जो 4 से कटते हैं, या जिनमें 1 से अधिक बार 4 आया। तो 1 से अधिक आने वाला तो 44 ही है, वो 4 में कटता है, वैसे बैठ जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर जब आप इन नंबरों को देखेंगे, देखो 4 कटेगा, 24 कटेगा, 44 कटेगा, 64, 84, हर दूसरा नंबर कटता चला जाएगा। और इसमें देखोगे तो 40, 44 और 48 ये नंबर कटेंगे। तो आप देखेंगे 19 में से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हटाना है आपको। 19 में से 7 हटा दो, कितने बचे? 12 नंबर। ये आप इनको गिन लो।
इन नंबरों में से इनको कटने के बाद ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक, दे हैव सिंगल 4 एंड दे आर नॉट डिवाइड बाई 4, ये क्वेश्चन था। अब बताओ, ये भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो फिर पढ़ कर क्या रहे हो? क्वेश्चन के पेपर देखो कितने हल्के हैं। 1 to 100 नंबर पर लगातार बात कर रहा है, 1 to 15 की मल्टीप्लिकेशन बात कर रहा है। कब करोगे फिर आप? अब फिर आप कहेंगे पेपर कठिन है। कहाँ पेपर कठिन है? फिर पढ़ा नहीं हम लोगों ने। देखो इधर अगली चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए एक नंबर चाहिए, डिवीजन की प्रक्रिया के लिए 2 नंबर चाहिए। जो नंबर डिवाइड होगा उससे जो नंबर उसको डिवाइड करेगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? भाग देते समय 2 नंबर होंगे, 2 नंबर सेम होंगे, दोनों बड़े होंगे, दोनों छोटे होंगे? आप बताएंगे। समान में नहीं दे सकते हैं, 4 में 4 का भाग नहीं दे सकते। हम ये नहीं पूछ रहे कि आया क्या आएगा, हम पूछ रहे हैं भाग देंगे कि नहीं देंगे। डिवीजन की प्रक्रिया तो आप लोगों ने पढ़ाई है ना, डिवीजन तो सबको आता ही है। डिवीजन के लिए हमें 2 नंबर चाहिए। मान लेते हैं कि हमारा पहला नंबर ए और दूसरा नंबर हमारे पास बी है। कंडीशन है कि हम डिवीजन चाहते हैं कि कुछ प्रोसेस डिवीजन का हो और रिमाइंडर बचे, तो ए को बड़ा होना चाहिए, ठीक। या तो इक्वल कर लो, छोटे में तो भाग ही नहीं जाएगा। तो ऐसे मामले में अगर हम मान लो बी से भागते हैं और भाग क्यू बार जाता है तो रिमाइंडर आर बचता है। यहीं पर एक फार्मूला बन गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला रिलेट करता है बी क्यू और आर को। इसका एग्जाम्पल भी तुम ले सकते हो। जैसे मान लो कोई संख्या बोलो, 24 ले लो। 24 को मान लो मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 7 से, ठीक है। 7 से 3 बार जाएगा, 21 आएगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? ठीक है, 8 से भाग दे दो, 7, 9 से भाग दे दो। चलो यार किसी से भाग दे दो, थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं। यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग अलग नंबर आए, तो हम ऐसा करते हैं 24 का 25 कर देते हैं, ताकि तुम्हें चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन 2 चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 7 से भाग दो, 7 से भाग दो कि 3 बार जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ गया भाई? बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी है? अरे कंपेयर करके बता दो मेरे भाई। 25 एक नंबर जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? बी से। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? 7। 25 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो क्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमको 25 नहीं दूंगा, मैं तुमको 7 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा और 25 पता करो। कैसे पता करोगे? तो 7 में 3 का मल्टीप्लाइड करो, 7 3 जा, और 21 में 4 जोड़ दो, 25। यही फार्मूला बताता है। ये कर रहा है 7 में 3 का मल्टीप्लाइड करो और 4 को ऐड करो तो नंबर तक पता कर लोगे। ये रिलेशन है, ये फार्मूला है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का। इसमें क्यू क्वोशेंट है, आर रिमाइंडर है, ए बिग नंबर है और बी डिवाइजर है, ठीक। अब इसका भी एक फार्मूला ये है कि इसमें जो आर की वैल्यू है, इसमें जो आर की वैल्यू है, वेयर द वैल्यू ऑफ आर, इसकी खास बात ये होगी कि ये वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 0 से बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव होते हैं ना, 1 2 3 4, लेकिन पूरा कट गया तो 0 भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? बी से छोटी होगी। एग्जाम में क्या करता है? दोनों तरफ लेस देन और इक्वल का साइन लगा देगा, उल्टा पुल्टा साइन लगा देगा और इस पर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर की वैल्यू कौन सी होगी, कौन सा ऑप्शन सही है। ये वाला इक्वल हटा के यहाँ लगा देगा, ये दोनों जगह इक्वल लगा देगा, ये दोनों जगह से इक्वल हटा देगा और एक ये वाला ऑप्शन दे देगा। तो ये डिवीजन का फार्मूला है। क्या फार्मूला बना? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नोट कर लिया भाई साहब ठीक से? आपने नोट किया? देखिए इन्होंने ठीक नोट किया है बस। अब बाद में किसकी गलती देंगे? इन्होंने अभी इस लाइन को उड़ा दिया, इस लाइन का इनके जीवन में कोई मतलब नहीं। यही बात समझा रहे हैं, इसी को जोड़ दे रहे हैं, सबसे आगे बैठे हैं। और ये लाइन इक्वल का कोई मतलब नहीं है। अगर हम डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो हम देखो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? इधर जिधर मुंह खुला होता है बड़ा होता है, बोल रहे हैं तो बड़े हैं, तो इधर ये आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन इक्वल 0 भी तो हो सकती है। पूरा कट गया तब
और b से छोटा होगा, जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, फिर भाग दे देंगे बड़ा होगा। तो इसीलिए ये इसका फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिमाइंडर पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग उस पर देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आएगा, लेकिन केवल नंबर ही उसको डिवाइड नहीं कर रहा होता, उसके सभी फैक्टर उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 35 का। 35 अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इफ एनी नंबर डिवाइड बाई 35, दैट मीन द ऑल फैक्टर ऑफ 35 आल्सो डिवाइड बाई द सेम नंबर। तो 35 के फैक्टर में इजीली हम 5 और 7 को देख सकते हैं। तो हम 7 से भी उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और 5 से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि एनी नंबर डिवाइड बाई 35 प्रोवाइड रिमाइंडर 24, एंड इफ द सेम नंबर, अभी नंबर यहाँ पे नहीं पता है, हमें नंबर पता भी नहीं करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर टू रिमाइंडर चलता है, इसलिए रिमाइंडर टू रिमाइंडर हम पढ़ लेते हैं। टाइम क्यों करना, सीधा रिमाइंडर पूछ रहा है, ले रिमाइंडर बता देते हैं। 25 रिमाइंडर है कब, जब यहाँ पे कोई नंबर है जिसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 35 से, तो रिमाइंडर कितना है। इफ द सेम नंबर डिवाइड बाई 7 व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो 7 कह रहा है कि आई एम द पार्ट ऑफ, आई एम द फैक्टर ऑफ 35, सो माई रिमाइंडर आल्सो 25, लेकिन 25 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, उसका बड़ा नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, इसी 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया 4। ऐसे कहेगा 5 का पूछेंगे तो 5 कहेगा आई एम आल्सो द फैक्टर ऑफ 35, तो मेरा भी 25 होगा, लेकिन 25 तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम्हारा वजन 5 किलो है, 25 किलो कैसे उठाएगा तुम। तो 25 को हम लोग 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और कितना रिमाइंडर आ जाएगा फिर 0। 4 कहाँ से आ गया, वहीं पर रुक जाती हो क्या, टावर चले जाती हूँ। क्लास में बैठे बैठे कोई और ख्याल आने लगता, तो हैक कैसे कर गया। अरे 4 तो कब का हो गया, अब 5 वाले पे आ गए। 5 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 35, तो अब 25 को जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो 5 से कट जाएगा, अब पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो अब इतना तुमने बता ही दिया, तो अब मुझे ये बता दो कि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। क्वेश्चन सुन लो, ए नंबर डिवाइड बाई 35 प्रोवाइड रिमाइंडर 25, इफ द सेम नंबर डिवाइड बाई 10 व्हाट विल बी रिमाइंडर। क्या है, हाँ इट द कंपल्सरी कि ये इसका फैक्टर होना चाहिए। क्या 10 से 35 कटेगा क्या, और नहीं तो इसका जवाब होता है C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फैक्टर कंपल्सरी होना चाहिए। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब आगे देखो, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, और पता है सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है, क्वोशेंट अगेन डिवाइड। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब क्या होता है कि हम डिवीजन की प्रक्रिया में जो भी क्वोशेंट आएगा उसको फिर से डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग को याद है ना आपको, जब हम लोग कंटिन्यूस 3 कितनी बार आता है, कंटिन्यूस 5 कितनी बार आता है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सक्सेसिव डिवीजन। ऑल ऑफ यू नो दैट ना सक्सेसिव डिवीजन की क्या है। सक्सेसिव डिवीजन अभी देखा था ना, जो हम नंबर ऑफ 3 कितनी बार से आया वो सक्सेसिव डिवीजन से आता है। तो सक्सेसिव डिवीजन क्या कहता है, क्वोशेंट अगेन डिवाइड, तो उसको हम सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, इस नंबर को मान लीजिए हमने किसी नंबर से डिवाइड किया, किसी से भी डिवाइड किया, तो Q1 टाइम से जाएगा, रिमाइंडर मान लो कुछ आ गया। अब ये जो नंबर आया ना Q1, इस Q1 को अगेन हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, Q2 टाइम जाएगा, फिर रिमाइंडर आएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए नंबर सक्सेसिव डिवाइड बाई 4 and 5 प्रोवाइड रिमाइंडर 1 and 2, इफ द सेम नंबर डिवाइड बाई 20 व्हाट विल बी रिमाइंडर। क्वेश्चन समझ में आया, लिख लो तब बताना। लिखो, सब नोट करना है, नोट कर लो, इसमें लिखो। ए नंबर सक्सेसिव डिवाइड बाई, क्वेश्चन लिखिए, ए नंबर सक्सेसिव डिवाइड बाई 4 and 5, ए नंबर सक्सेसिव डिवाइड बाई 4 and 5 gives remainder 1 and 2 respectively, gives remainder 1 and 2 respectively, if the same number divide by 20 gives remainder 1 and 2 respectively, gives remainder 1 and 2 respectively, if the same number divide by 20, if the same number divide by 20
व्हाट विल बी रिमाइंडर? सर नॉट डिफाइंड। फेल हो गए आप। जिसका आंसर आया आपका आया? हाँ, आपसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे, कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया था, बट अप्रोच नहीं समझ में आ रही। राइटिंग तो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है कुन्ना जी आपकी। इतना सुंदर लिख कैसे लेती? देखो बेटा, सक्सेसिव डिवीजन पहलुओं कोई एक नंबर है, तुम क्या कर रहे हो? नंबर को पता कर रहे हो। मैंने क्या कहा? रिमाइंडर टू रिमाइंडर पता करते हैं ना। हाँ, 3 आ गया, 3 आ गया। लो, अब कैसे होगा 3? काट दिए। मैं तुमको दिखाता हूँ, शायद तुम्हारी बुद्धि जागृत हो। एक नंबर ले लो 29। इस 29 को तुम पहले किससे भाग देना? 4 से। 4 से भाग दो। 4 से कितना होता है बताओ? 28। कितना बचा? 1। अब यहाँ पे 7 आया, 7 को 5 से भाग दो। 7 को 5 से भाग दो, भाग दो। 5 पंजा 5, कितना बचेगा? वी फाइंड द सक्सेसिव रिमाइंडर 1 and 2। एक नंबर हमने ऐसा खोज निकाला ना, नंबर नहीं दिया था, लेकिन मैं तो हूँ ना, तो मैं नंबर दे सकता हूँ ना। 29 के अंदर ये प्रॉपर्टीज है कि नहीं? इफ द 29 सक्सेसिव डिवाइड बाई 4 and 5 प्रोवाइड द रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, यानी ऐसा ही नंबर मुझे चाहिए था। तो 29 को किससे भाग देना है? 29 को किससे भाग देना है? 20 से। तो भाग दो, 20 से भाग दो, तो एक बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो, 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9। अब 2 लोगों ने जवाब दिया, एक लोगों ने CND बोल दिया, एक लोगों ने बोला कि 3 आएगा। अब बाकी लोग रिसर्च जारी है, ठीक। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, इस पूरे मामले में बेटा ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। 4 से डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 4 से डिवाइड कर रहे थे कितना आ रहा था? 1। और 5 से डिवाइड कर रहे थे तो किससे कितना आ रहा था? 2। इस क्वेश्चन की जांच हम ऐसे करते हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। तो 4 × 5 कितना होता है? 20। पहली बात, अगर 20 से क्वेश्चन पूछेगा तो सही होगा, और मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन सही पूछता है, इसलिए आपको जाँच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर 21 या 19 पूछ देगा तो आंसर आ जाएगा। अगर हम पूछेंगे 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, या 19 से पूछ देंगे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तब इन दोनों ही क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? C and D। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 9 कैसे आया, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ डायरेक्ट, विदाउट नंबर, क्योंकि नंबर तो आपको दिया नहीं था। तो आप एक बार सीख लो बेटा। अभी हमने पढ़ा था एक फार्मूला BQ + R, वो यहाँ पे काम करता है। ये देखो, यहाँ से सीधा ये जाएगा इसके पास, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 + 1 नहीं, रिमाइंडर को कलेक्ट कर लेगा।
लेकिन ये बिना इसके नहीं सुनेगा। तो 4 2 जा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और वहाँ पे एडिशन, 4 2 जा 8 + 1 डायरेक्ट निकाल लो। आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, रिमाइंडर डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाइड, यहाँ पे प्लस, ये टेक्निक है। समझ में आया कैसे निकालना है? जैसे मान लो मैं कहता हूँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 आ रहा है, और 7 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 आ रहा है। क्वेश्चन किससे पूछूंगा? कंफर्म है, किससे पूछूंगा? 35 से। बताओ 35 से रिमाइंडर क्या आएगा? 5 2 जा 10, 10 + 3। कैसे आया, कहाँ से आया, उसे तुम्हें क्या करना? आंसर तुम्हारा 13 आ गया ना, बात खत्म। नोट कर लीजिए, नहीं तो समझ में भी नहीं आया और एग्जाम में भी नहीं बना। सक्सेसिव डिवीजन में हम डायरेक्ट रिमाइंडर को कलेक्ट कर सकते हैं। BQ + R कॉन्सेप्ट है। इसमें BQ + R क्या होगा? नीचे वाले का रिमाइंडर, ऊपर वाले की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन फिर ऐड। ऊपर और जाना तो फिर मल्टीप्लिकेशन, अभी 3 का केस दिखाऊंगा आपको। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये चीज़ किसी को नहीं समझाना है ना, आपको समझना है। समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझते रह जाएंगे। देख लीजिए बीटेक किए हुए हमारे भाई, तब आप तो बचपन में ही ताला मार दिए थे दिमाग पे कि मैथ नहीं पढ़ना है। तो अब हाँ, मतलब सभी लोग, आपका मतलब आप सभी लोग, तो अब ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, बंद ही रहने दीजिए। मैथ नहीं, मान लीजिए कि मैथ नहीं आता है, लेकिन सिलेक्शन ले आएंगे। सिलेक्शन एक आर्ट्स है, इस बात को समझना, एक कला है, एक टेक्निक है। हर चीज़ सीखना नहीं है, बस जो आप सीख रहे हो उससे आपका सिलेक्शन हो रहा है। नहीं समझ में आई बात? हर चीज़ सीखना नहीं है, लेकिन जो आप सीख रहे हैं उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिमाग की दही बन जाएगी, पकौड़ा बन जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक। अगर यूपीएससी की पढ़ाई ठीक से बच्चा कर रहा है तो उसको होश ही नहीं होता, पागल रहता है वो। देखो इस बच्चे को ध्यान से, रात दिन मेहनत करके पढ़ता है। तुम लोग भी सीखो। देखो इधर ध्यान दे, इधर ध्यान देखो। इसमें नंबर अगर हम सर्च करने जाएंगे तो मुश्किलें पड़ जाएंगे। तो नंबर नहीं करना, हम सीधा रिमाइंडर से रिमाइंडर कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको रिमाइंडर तक पहुंचाता हूँ, नंबर ही बताता हूँ कि नंबर कैसे करेंगे। आप सीधा सी चीज़ें सीख लो। आपको करना क्या है, बस नंबर शुरू करना है तो ये घटना यहाँ से घटा दीजिए। नंबर पता करना है तो घटना यहाँ से घटाइए। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 4 जा 28 + 1, नंबर मिल गया 29। ऐसा एक मात्र 29 नंबर नहीं है, इसमें 20 और ऐड कर दो 49, इसमें 20 और ऐड कर दो 69, इसमें 20 और ऐड कर दो 89। They have the infinite number lies in this pattern. They have the successive divide by 4 and 5 provide the remainder 1 and 2 respectively. And all these type of number divide by 9, divide by 20 provide the remainder 9. इस तरह के जितने भी नंबर दुनिया में, सबको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। समझ में आई बात? तो हमें नंबर नहीं पता करना है, और इसके अलावा अगर किसी चीज़ से पूछेंगे तो हर नंबर पर रिमाइंडर बदल जाता है, इसलिए उसका आंसर चला जाएगा CND। 21 या 19 में आप देख लोगे रिमाइंडर क्या आ गया? CND, क्योंकि इसमें मान लो आ जाएगा, फिर इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा। समझ में आई बात? ये बहुत सारे नंबर्स हैं, पता कैसे चलेगा? यहाँ से चलो, यहाँ शुरुआत से चलो, प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो नंबर पता चल जाएगा। और रिमाइंडर निकालना तो तुम्हें नंबर तो निकालना नहीं है, रिमाइंडर निकालना है, तो सीधे रिमाइंडर से चलो और रिमाइंडर तक पहुँच जाओ। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 3 नंबर है, हमारे पास 3 नंबर है, सपोज करिए हमारे पास 3 नंबर है। 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, 5 से 1 आ रहा है, 6 से इतना आ रहा है। तो कन्फर्म है कि आई एम आस्किंग अबाउट व्हेन द सेम नंबर डिवाइड बाय द 90। अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो आप देखो, 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11 3 जा 33 + 2, आंसर आ गया। आपको नंबर करना है क्या? क्वेश्चन सीधा बनेगा। रिमाइंडर का हम रिमाइंडर बता देते हैं, 0 सेकेंड में आंसर देते हैं। आई बस समझ, नोट कर लो क्वेश्चन। इफ़ एनी नंबर सक्सेसिव डिवाइड बाई 3 5 6 प्रोवाइड रिमाइंडर
प्रोवाइड रिमाइंडर 2 1 2 रिस्पेक्टिवली। इफ द सेम नंबर डिवाइड बाई 90 व्हाट विल द रिमाइंडर। तो केस चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे और आगे भी हो, आप रिमाइंडर टू रिमाइंडर कनेक्ट कर लेंगे। आपको समझ में आई बात भाई साहब? यू अंडरस्टूड और नॉट? है ना? सीधा रिमाइंडर को उठाना बेटा। देखो 3 से 2 बोला है, 5 से 1 बोला है, 6 से 2 बोला है, लिख लो ऐसे। 2 से यहाँ जाओ, फिर वापस आओ, फिर जाओ, फिर वापस आओ। मल्टीप्लिकेशन प्लस, कितना भी लंबा क्वेश्चन होगा, 3 बार से ज़्यादा अब तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा। अब मैं कह रहा हूँ 5 बार पूछो ना, लोग बेहोश हो जाए और तुम मना क्यों? आई बात समझ में? चलो नोट कर लिया क्वेश्चन, बट वही सेम ही लैंग्वेज है, इसमें 3 नंबर के लिए हम काम करेंगे। ये क्या गंगा जुमला कर रहे हैं? हाँ, एक कॉन्सेप्ट और समझो। देखो, अगर हम नंबर को डबल करेंगे तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा, अगर नंबर को ट्रिपल करेंगे तो रिमाइंडर भी ट्रिपल हो जाएगा, अगर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। जो जो नंबर के साथ करेंगे वो रिमाइंडर के साथ होगा। बताओ क्यों होगा? बिकॉज रिमाइंडर इज द पार्ट ऑफ नंबर। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हेन ए नंबर डिवाइड बाई 25 प्रोवाइड रिमाइंडर 11। इफ द डबल ऑफ द नंबर डिवाइड बाई 25 देन रिमाइंडर। तो आपने नंबर को डबल किया है तो रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। लिख लो क्वेश्चन। व्हेन ए नंबर डिवाइड बाई 25, when a number divide by 25 gives remainder 11, if the double of the number, if the double of the number divide by 25, what will be remainder? If the double of the number divide by 25, so divide by 25, 11 नहीं, divide by 25, what will be remainder? हाँ ठीक है। अब बताओ क्या होगा? पहले रिमाइंडर कितना आता था? 11। अब नंबर डबल किया तो रिमाइंडर भी क्या हो गया? डबल। ठीक है, चलो अगर इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखवा दूँ कि नंबर को अगर ट्रिपल कर देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? बोलो। नंबर को ट्रिपल करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 3 टाइम्स कर लेंगे, और 3 टाइम करेंगे तो कितना होगा? 33। लेकिन कभी भी 25 33 रिमाइंडर को कैरी नहीं कर पाएगा। तो 33 को फिर 25 से डिवाइड करना। देखो 33 है, लेकिन 33 के बाद क्या लिखा हुआ? 8। क्यों लिखा 8? क्योंकि 25 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, नंबर को आपने 3 गुना किया, 25 तो वही अपनी जगह पे, तो 25 से बड़ा रिमाइंडर तो कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर कोई कहता है कि 33 रिमाइंडर, तो उसमें 25 का एक पेयर फिर से बन जाएगा, फ्री हो जाएगा। डिवीजन का मतलब क्या है? उतने का ग्रुपिंग बना के फ्री करते चलना। तो बचा कितना फिर? 8। समझ में आई बात? आप लोग समझ पा रहे हैं? ऐसे अगर हम नंबर का स्क्वायर कर दें तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। लेकिन 25 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 121 कभी भी 25 कैरी नहीं कर सकता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 21। समझ में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने हिसाब से इसका बी पार्ट सी पार्ट कर लेना। बी पार्ट में इफ़ द ट्रिपल ऑफ द नंबर डिवाइड बाई 25 देन रिमाइंडर, और सी पार्ट में इफ़ द स्क्वायर ऑफ द नंबर डिवाइड बाई 25 देन रिमाइंडर। ऑल द केसेस यू कैन नोट इन योर नोटबुक। आ रहा है ना समझ में? पढ़ने मजा आ रहा है ना? अरे एकदम उड़ा देंगे आप तो, जीनियस है तब। समझ में आ रहा है? डबल उधर भी डबल, ट्रिपल उधर भी ट्रिपल, लेकिन वैल्यू 25 से डिवाइड हो रहा है तो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होगा तो फिर से डिवाइड कर देंगे और आंसर निकाल देंगे, और रिमाइंडर से रिमाइंडर निकाल देंगे। समझ में आई बात? 2 टाइम्स तो डबल, 3 टाइम्स 3 गुना, 5 टाइम 5 गुना, 100 टाइम 100 गुना। आई बात समझ में? देखो यही सब है। क्वेश्चन नोट करो। 35 पावर 37,
35 power 37 divided by 34, what will be remainder? Just do it and tell me the answer of the same question. थर्टी फाइव पावर में 37, 35 पावर में 37 डिवाइड बाई 34, व्हाट विल बी रिमाइंडर? ठीक, तो बहुत ध्यान देखना, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, और 1 के पावर क्या बचेगा? देखो 35 आसानी से 34 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन 1 के पावर में कितना है? 37। नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिमाइंडर पे भी स्क्वायर होता था, नंबर पे पावर है तो रिमाइंडर पे भी पावर होगा, और 1 के ऊपर कितना भी पावर रहेगा उसका आंसर क्या होता है? 1 के पावर 37 की वैल्यू क्या होती है? 1 एक ऐसा नंबर है कुछ भी पावर रहेगा आंसर 1 रहेगा। एक नंबर है -1, अगर -1 पे इवन पावर रहेगा तो उसका आंसर 1 आता है, लेकिन अगर -1 पे ऑड पावर रहेगा तो उसका आंसर -1 आ जाता है। अगला क्वेश्चन यही है, नोट करो, अगला क्वेश्चन नोट करो, नोट करो। क्वेश्चन नोट करो, आंसर बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अरे सुन लो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, लेकिन तुमने सुना है कभी रिमाइंडर माइनस में होता है? डिफिनीशन में देखो, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b, b से छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी या 0 होगा। रिमाइंडर कभी नेगेटिव में होता है? लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो, जब 35 से 34 को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे हाँ रिमाइंडर मिला है। अगर तो देखो 35 की जगह पे ऊपर 36 रहता तो 1 आता, लेकिन 34 है तो इसको -1 बोलते हैं, और -1 के पावर में कितना है? 36। माइनस के पावर में ऑड नंबर होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1। हम लोग आंसर निकाल तो लिए कि रिमाइंडर -1 होगा। आप में से कई लोगों ने बताया भी कि -1 होगा, एकदम सही बताया आपने, बट -1 तो बोला नहीं जाएगा, तब तो माइनस को प्लस में कैसे करेंगे? सुनो, तो रूल ये होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड कर रहे हो? 35 में से, उसमें से इसको माइनस कर दो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया आंसर? 34। समझ में आया? आंसर कैसे आएगा? नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं उसी से हम क्या करेंगे? जैसे अगर मान लो यहाँ -5 आता तो -5 को कैसे करते? 35 -5 कर देते, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से माइनस कर दो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। रिमाइंडर को कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखना, यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन फाइनल उसको कन्वर्ट करेंगे। समझ? अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो और -2 है तो उसकी वैल्यू +8 है, -8 है तो उसकी वैल्यू +2 है, कन्वर्ट कर दो। आई बात समझ में? नेक्स्ट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हमें क्या बताता है? बताओ, डेसिमल और फ्रैक्शन की कोई ज़रूरत थी? आप बताना चाहेंगे कुछ? 10 शब्द बोलते हैं पूरे दिन में, जिसमें से एक अभी हमारे सामने बोले नहीं सर, बस। इतनी एनर्जी सेव क्यों करते हो भैया? बताइए कुछ, क्यों डेसिमल और फ्रैक्शन क्यों लाया गया? वाई? कोई ज़रूरत है दशमलव फ्रैक्शन की? कहना सर मैथ की ज़रूरत नहीं थी, क्यों ला दिए? डेसिमल फ्रैक्शन क्या जरूरत है पढ़ने होने की? छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू। देखो मैं सबको ऐसे छेड़ता रहता हूँ, तुम मेरी बात का बुरा मत मान लेना। सबको मैं ऐसे ही तंग करता रहता हूँ, इसलिए कभी मेरी बात का बुरा मत मान लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ बेटा। तो भी देखो, थोड़ी देर पहले मैंने रोहित को मैंने अभी बोला था ना कि सबसे ज़्यादा सीरियस रहते हैं। अभी सीरियस ही रहते हैं,
पहले से ज़्यादा सीरियस तो हुए हैं, तो थोड़ा तो चेंजेज हुआ है। डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों ही छोटी वैल्यू हैं। तो जब हम किसी वैल्यू को, एक बात ध्यान रखना, अगर डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आता, जीरो नहीं आता, आज हम लोग मून पे चले गए ना, नहीं पहुंच पाते। एक एक सेकेंड का ना हिसाब होता है, स्पीड कैलकुलेट है, डिस्टेंस कैलकुलेट है, कहाँ वहाँ पहाड़ है और कहाँ वहाँ पे प्लेन आता है, हमें प्लेन पे उतरना है। आपको याद होगा ना, जब अभी केस घटा था इधर, इंडिया तो सफलतापूर्वक लैंड किया था जब साउथ पोल पे हम लोग लैंड किए थे, और रसिया हैं खिसियानी बल्ली खम्मन हो क्रैश कर गया ना आबड़ ताबड़ में कि हम जाएंगे साउथ पोल पे पहले। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया कहता कोई बात नहीं भाई, फर्स्ट की जगह पे हम सेकंड पहुंच जाएंगे, लेकिन हम आराम से जाएंगे, में कोई जल्दीबाजी नहीं, 2 दिन बाद पहुंच जाएंगे। वहाँ कौन जाके झंडा गाड़ देना है, ठीक है, एक रिकॉर्ड नहीं नाम होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कोई तेज़ी से नहीं है, आराम से चलेंगे पूरा प्रोसेस से, है ना। तब इंडिया की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में क्यों भारी पड़ जाती है? क्योंकि हम लोग कम पैसे में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग बहुत करते हैं, ठीक है। एक कप आएगा, उसमें 3 लोग चाय पी लेंगे, 3 दोस्त जाएंगे चाय पीने के लिए, एक चाय बोलेंगे फुल चाय देना, उसमें 3 जगह लेके 3 जगह पी के आ जाएंगे। कितनी कॉस्ट कटिंग करते हैं हम लोग। तब तो पैसा जो इकोनॉमिक्स गिर रहा है, जो पैसा लग रहा है किसी चीज़ पे, उसको कम कैसे करेंगे। तो पूरा वर्ल्ड सीख रहा है इंडिया से। आपको मंगलयान मूवी आपने देखी होगी, पूड़ी तलने की रेसिपी से हम लोगों ने जो है मंगलयान तक पहुंच गए थे। आप देखे थे वो मूवी आप लोग? बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं तो देखिए 1-2 बार, है ना, देखे होंगे। कॉस्ट कटिंग, करोड़ों अरबों रुपए लोग खर्च करते हैं स्पेस पे कब्जा करने के लिए। स्पेस पे, जो स्पेस पे कमांड कर लेगा ना, वो पूरे यूनिवर्स पे कमांड कर सकता है। स्पेस कोई छोटी मोटी जगह नहीं, अर्थ तो हो गया, वाटर हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया, लेकिन यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। अगर हम इनफाइनाइट एनर्जी से कनेक्ट हो गए तो बस, तो कुछ सेकेंड लगेंगे इंडिया को, अभी पूरे वर्ल्ड से नहीं, फिर हम लोग अलग तरह के बन सकते हैं। इसीलिए सब लोग के स्पेस प्रोग्राम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आई बात समझ। और टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसे आने वाले में 10 साल 20 साल के बाद आप देखेंगे बहुत कुछ में चेंजेज हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं, आपको चाय पीने का मन करेगा तो आप जाके उधर मंगल पे चाय पी के आएंगे, मून पे चले जाएंगे। अभी तो लगा रहा है जापान, उधर एलिगेटर लगा रहा है, उधर जाके आप जाइए, उधर पैसा है तो जाइए उधर मून पे चाय पी के आइए, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम हो रहा है वैसे आपको वहाँ पे मून पे चाय पीने में? उठते हुए चाय पिएंगे, अच्छा नहीं लगेगा? ठीक है सर, इधर ही ठीक है, इधर घर के अंदर ही बंद कर दो सर, उधर क्यों मून पे भेजोगे? नन्ना मुन्ना बच्चे का जान लोगे क्या उधर मून पे चाय पीना? क्या है यार, देखो इधर डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं। 0.2 का मतलब होता है 2/10, फ्रैक्शन बदल सकते हैं, हर एक डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन बदल सकते हैं। दोनों ही वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात ना करें तो मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर जुड़ जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बार सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 0.2 बार है तो 0.2 बार को मतलब 2 2 2 2 2 इन्फाइनाइट तक, 0.23 बार है तो 2 3 2 3 इन्फाइनाइट तक। लेकिन अगर 0.2 और 0.3 पे बार हो तो 2 और 3 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी मदद से? 9 की मदद से। तो 0.2 बार का मतलब 2/9, 0.23 बार का मतलब 23/99। लेकिन 0.2 और 3 पे बार, इसमें दोनों केसेस है, बार है भी नहीं है। तो बार है तो 9 लगाएंगे और बार नहीं है तो 0 लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 3 तो लिखेंगे, और जिस पे बार ने उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। टेक्निक समझो, जिस पे बार ने उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे 90 लगाएंगे, क्योंकि बार के लिए 9 और जिस पे बार ने उसके लिए 0, और बस इसको सॉल्व करके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेसिक टेक्निक से किसी भी तुम बार को क्या कर सकते हो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखिए और एग्जांपल दिए, 0.5 बार है तो 5/9, 0.25 बार है तो 25/99। आप इसको नोट कर दीजिए। 1 अंक के बार के लिए 9, 2 अंक के बार के लिए 99। अगर बार नहीं रहता तो 10, 100, 1000 लगता है, और बार है तो 9, 99 और 999 लगता है। लेकिन इसमें 90 और 900 के कॉन्सेप्ट भी चलेंगे। क्यों चलेंगे? जिस पे बार होगा उसके लिए 9, जिसके बार नहीं होगा उसके लिए 0, और साथ में जिस पे बार नहीं होगा वो माइनस भी होता है। जैसे तीसरा वाला केस आप लास्ट में ध्यान दीजिएगा, 23/90 तो आपको समझ में आएगा कि 9 और 0 कहाँ से हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना है, जिस पे बार नहीं उसको सेपरेट करते हैं, तब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए, तब मैं आगे चलता हूँ।
ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। जैसे 0.37 बार है तो 37/99, लेकिन 0.372 पे बार है तो 72 के लिए डबल लाइन और जिसपे बार नहीं उसके लिए 0, लेकिन ये ध्यान रखना है जिसपे बार नहीं उसको क्या करना है, माइनस करना है। ऐसे आगे तक सब में वही बात हमने समझाया हुआ है और कोई अलग बात नहीं समझाई हुई है। अब आगे देखो, अगर मैं कहता हूँ 0.2 में 0.3 बार ऐड करना है तो इसकी वैल्यू 0.5 बार हो जाएगी, लेकिन यहीं पर जब देखोगे 0.7 में 0.8 बार को जोड़ोगे तो 0.7 बार की वैल्यू 7/9 और 0.8 बार की वैल्यू 8/9, इनको आप जोड़ेंगे तो 15/9, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर 15 में 9 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 16/9 और 16/9 का तो 1.6 पे बार आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 1.5 आ जाएगी। यहाँ पे 0.5 तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार के सम करते समय अगर यह वैल्यू आगे की तरफ भागेगी, जितनी भागेगी उतना में प्लस करना है। 0.7 बार 0.8 बार में अगर ये 1.5 को 1 उधर गया तो इसको 1 मिलेगा। ये टेक्निक है, इससे हम डायरेक्ट आंसर तक जा सकते हैं। अदरवाइज हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर को निकालना पड़ेगा। 0.7 बार तो 7/9, 0.8 बार तो 8/9। आई बात समझ में? तो हम दोनों को ऐड करके भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें लंबा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट टेक्निक क्या है, जितना जाएगा उतना इसको मिल जाएगा। नहीं जा रहा है तो सिंपल है। जैसे मैं एक आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन 2 पे बार है, 3 पे बार, इसको जोड़ बेटा, इसकी वैल्यू 0.53 पे बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उधर कुछ ही है। लेकिन इस केस को देख, जब इसको आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 156 आएगी। डेसिमल लगाइए क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल है। 1 गया है, 1 ऐड कर दो तो डायरेक्ट आंसर ले लोगे। ये टेक्निक है। इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, टाइम बचाएंगे और प्लस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता चल ही गया कि ईच बार को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड करना है, माइनस करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डेसिमल के उधर 1 जा रहा है ना, क्यों जा रहा है, क्योंकि हम 2 अंक पे डेसिमल लगा सकते हैं। तो जो भी कुछ उधर जाएगा वो वापस इसको मिलेगा, क्योंकि यह अपनी वैल्यू 9 पे, 99 पे, 999 पे पूरा कर लेता है। तो जो भी कुछ जाएगा वापस इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने आपको सिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।